वेलकम फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द प्रोविजंस अंडर द आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी वर डिस्कसिंग ओनली द प्रोविजन एंड वी discussed that all the cases, leading cases under Article 15 will be discussed in the next class. So now we are here with the cases under the Article 15. सबसे पहला केस जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नैन सुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का केस, जो कि आर्टिकल 15(1) के तहत आता है। आर्टिकल 15(1) में जैसे कि आपने देखा कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ race, caste, sex, religion, and place of birth. Only on this basis there shall be no any discrimination by the state. तो इसी चीज को देखते हुए यहां पे एक यूपी का केस था। यूपी के एटा में एक बाई इलेक्शंस हुए थे। बाई इलेक्शंस जो हुए थे उसमें जो पिटिशनर थे, जैसा कि यहाँ पे नाम है नैन सुखदास, ही वाज अ पिटिशनर। उन्होंने ये कंप्लेंट किया था कि ये इलेक्शन गलत हुआ है। रीजन भी क्योंकि यहां पे एक ये चीज था कि कुछ लोगों को ये जो जीत के आए हुए थे उन्होंने ये कहा था कि इस पर्टिकुलर एरिया से ये लोग जो है यहां पे वोटिंग करेंगे, जिसमें से यहां पे रेस्पोंडेंट्स कई सारे रेस्पोंडेंट्स थे, जिसमें से रेस्पोंडेंट 4, रेस्पोंडेंट 11 और रेस्पोंडेंट 12 जो थे वो इलेक्ट होकर के बोर्ड में आए हुए थे। जो म्युनिसिपल बोर्ड था उसमें आए हुए थे। म्युनिसिपल बोर्ड जो एटा का था उसमें आए हुए थे और ये काफी पुराना केस है। दिस केस वाज 1951-1952 का केस है। ये पिटिशनर का कहना था कि उसे जो है सो ये जो क्लास ने इन लोगों ने अलग से बना दिया था कि इसी पर्टिकुलर क्लास के लोग यहाँ पे जो सो वोटिंग कर सकते हैं। तो इससे इनका ये कहना था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट एनक्रोच किया गया है। दूसरी बात ये चीज कहा गया था कि यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ class, on the basis of caste, on the basis of sex, whatever the 5 things are given in the Article 15(1), on the basis of those things these elections have been conducted and this is against the Constitution of India. So उनका ये मेन कंप्लेंट था। उन्होंने ये भी एलिगेशन लगाया था कि जो नॉमिनेशन हुआ था रेस्पोंडेंट नंबर 3 का एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड बाय द गवर्नमेंट, वो भी इलीगल एक्सरसाइज ऑफ पावर्स है। यानी कि यहां पे ये चीज कहा गया था कि जो गवर्नमेंट ने अपना पावर एक्सरसाइज किया हुआ है वो अपने ये पावर उनके पास नहीं था, इस वजह से ये एक्सरसाइज ऑफ द पावर है ये भी इलीगल है। दूसरी एज इंटरेस्ट व्हिच द रेस्पोंडेंट वाज नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द बोर्ड वाज ऑलरेडी सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड। तो एक तो इनके ये कंप्लेंट्स है। दूसरी बात कह रहा था क्या कि फंडामेंटल राइट जो कन्फर्ट किया गया है आर्टिकल 15(1) में ऑन द पिटिशनर एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया वाज वायलेटेड बाय द इलेक्शन इन क्वेश्चंस हैविंग बीन हेल्ड ऑन ए बेसिस व्हिच डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द पिटिशनर ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर रिलीजन। तो ये सारे जो है सो यहाँ पे केसेस थे। यहाँ पे ये कह रहा है कि यदि जो इस तरह का नहीं किया गया होता, इस तरह का कंडीशन नहीं लगाते तो केस वहां पे कुछ और रहता। इनका ये चीज कहना था कि कम्युनल बेसिस पे जो है ये इलेक्शन हुआ है तो इस इलेक्शन को खारिज किया जाए। तो कुल मिला के आप ये चीज समझ सकते हैं कि ये जो नैन सुखदास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स है, इसमें बेसिकली क्या चीज था कि यूपी स्टेट के एटा डिस्ट्रिक्ट में म्युनिसिपल बोर्ड का इलेक्शन हुआ था, जिसमें से कुछ लोग चुन के आए हुए थे। और इसमें दूसरी बात ये चीज कहा गया था कि कुछ पर्टिकुलर क्लास को ही के लिए जो रिजर्व किया गया था कि दे शैल डू द वोटिंग। तो इसमें जो कंप्लेनेंट है, जो पिटिशनर है, उनका ये चीज कहना था कि इस तरीके का जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है और इस तरह से जो किसी को जो नॉमिनेट किया गया हुआ है जो बोर्ड में जीत के आए हैं, तो गवर्नमेंट ने भी अपने पावर का दुरुपयोग किया है एंड आर्टिकल 15 इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन इज बीइंग वायलेटेड, सो दिस इलेक्शन शुड बी डिस्कार्डेड एट ऑल। तो ये इनका पूरा कंप्लेंट था। अब इस कंप्लेंट के बाद इन्होंने रेमेडी चाहिए थी। इन्होंने रेमेडी क्या चाहिए थी? सबसे पहला रेमेडी इन्होंने चाहा था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिट जो है रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ को वारंटो, मैं आपको बता देता हूं जो आप पढ़ेंगे भी हम, रिट ऑफ को वारंटो जो है वो चीज गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इशू किया जाता है, गवर्नमेंट सर्वेंट के अगेंस्ट में किया जाता है, जिसका मतलब होता है व्हाट इज योर
पोजीशन एंड व्हाट इज योर अथॉरिटी। तो बेसिकली कोवारंटो में ये चीज था कि भाई आपने किस अथॉरिटी से ये डिसीजन लिया है, पहला। दूसरा जो है रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस का मतलब है कि कमांड, जो गवर्नमेंट के लिए ही जो इशू किया जाता है, तो यानी कि ये डिसीजन नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसको कमांड करने के लिए ये दोनों रिट जो है यहां पे फाइल किया गया था। और जो लोग नॉमिनेट होकर आए थे उन लोगों को ये चीज कि भाई उन्हें जो है सो प्रिवेंट किया जाए कि वो इस तरह से एज ए मेंबर काम नहीं कर सकते हैं। पिटिशनर ने ये भी कहा था कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके अगेंस्ट भी जो है सो रिट इशू किया जाए, सिविल जज और सिविल जज के अगेंस्ट में। तो जो इसमें इन्होंने उन्हें भी रेस्पोंडेंट बनाया था और उन्हें डायरेक्ट किया गया था कि नॉट टू होल्ड और परमिट, उन्हें डायरेक्ट किया जाए नॉट टू होल्ड और परमिट द होल्डिंग ऑफ एनी मीटिंग ऑफ द बोर्ड, यानी कि बोर्ड में जो लोग चुन के आए हैं, चूंकि वो लोग गलत चुन के आए हैं, तो इस तरह से बोर्ड का फर्दर कोई भी मीटिंग हो तो वो मीटिंग भी जो है यहाँ पे नहीं किया जाए, ना ही कोई डिसीजन लिया जाए। तो ये सारी रेमेडी जो है इन्होंने मांगी थी। अब कोर्ट का व्यू इसमें क्या था, ये चीज देखिए। फैक्ट आप समझ गए कि कोर्ट का क्या, केस का फैक्ट क्या था। अब रेमेडी क्या मांगी गई थी। अब यहां पे क्या चीज है कि कोर्ट का व्यू इनके रिट के बेसिस पे क्या था। इन्होंने आर्टिकल 32 जो कि सीधा हाई कोर्ट में रिट फाइल किया जा सकता है, और वो होता है कब, जब फंडामेंटल राइट का एनक्रोचमेंट होता है, तो उसी के तहत इन्होंने रिट फाइल किया था हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32। तो पिटीशन जो था, कोर्ट का सबसे पहला व्यू था कि भाई साहब आपने जो ये रिट पिटीशन फाइल किया है ये आर्टिकल 32 के तहत, ये आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आर्टिकल 32 है, सो दिस रिट इज नॉट एंटरटेनेबल। पहली बात तो ये चीज कहा था। एज सच राइट इवन इफ इट एग्जिस्ट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 111 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या कहता है, इट इज नॉट पिटिशनर्स केस दैट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज नाउ बीइंग प्रैक्टिस्ड और थ्रेटेन्ड अगेंस्ट देम। दूसरी बात ये चीज कहा गया। तीसरी बात क्या है कि इनका जो ग्रीवांस था पिटिशनर का ग्रीवांस जो था, मोड ऑफ इलेक्शन बाय सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर्म ऑन कम्युनल लाइंस इन्वॉल्व डिस्क्रिमिनेशन। ये चीज कहा गया था कि मतलब बेसिकली ये चीज था कि जो मोड ऑफ इलेक्शन है वो कम्युनल बेसिस पे हुआ है, इसकी बात की गई थी, और जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके अगेंस्ट में। And those reserved for their respective community as to which they could not exercise their right to vote or their right to stand as candidates. Means सीट जो था, वो सीट जो है सो सिंपल सी बात है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए रिजर्व किया गया हुआ था। तो इनका ये चीज कहना भी था कि ये तो प्रॉपर्ली सफिशिएंटली रिप्रेजेंटेड हो रहे हैं, और इनका जो है इसके लिए सीट को रिजर्व करना, ये आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहा है। आप सिंपली देखिए, ये लीडिंग केस इसलिए है कि आर्टिकल 15 में ये जो है, ये पहला अमेंडमेंट जो आया हुआ था, वो फर्स्ट अमेंडमेंट, और उसके थ्रू जो है सो क्लॉज 4 जोड़ा गया हुआ था, ये इसी केस के बाद आया हुआ था 1951-52 में। There is no suggestion that the practitioners actually sought to assert those rights by taking appropriate proceeding to have the bar removed and the election conducted in accordance with the constitution. तो इनकी बातों को जो है सो सारी चीज सुनी, कोर्ट ने अपना व्यू दिया, और उसके बाद जाके कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था। तो कोर्ट ने अपने डिसीजन में तो पहले ही इनके केस को, इनके पिटीशन को खारिज कर दिया गया था, और ये कहा था कि पिटिशनर अपीयर्स टू हैव मिसकंसीव्ड देयर रेमेडी and their application under article 32 must fail. The petition is dismissed with cause and one shot. तो सिंपली ये चीज था क्या कि इन्होंने जो ये कहा था कि भाई आप जो सीट रिजर्व कर रहे हो, इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 जो है उसके तहत जो फंडामेंटल राइट दिया गया हुआ है वो जो है एनक्रोच हो रहा है। तो आपने ये चीज देखा, जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 पढ़ रहे थे तो क्लॉज 1, 2, 3 जो था, क्लॉज 1 और 2 में स्टेट को रिस्ट्रिक्शन दिया गया था कि आप जो है किसी के अगेंस्ट में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो 4-5 बेसिस दिए हुए हैं उनके बेसिस पे नहीं करोगे। और 3 में दिया गया हुआ था कि जो वुमेन और चाइल्ड के प्रिविलेज के लिए, स्पेशल प्रिविलेज के लिए कुछ गवर्नमेंट को इनेबलिंग राइट दिया गया, इनेबलिंग प्रोविजन है वो, कि उसके थ्रू वो अपना जो है सो कुछ प्रोविजंस बना सकते हैं, उन्हें कुछ प्रिविलेजेस दे सकते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन की बात है ये तो वहां पे की नहीं गई थी। तो इस केस के बाद फिर आर्टिकल 15 में आर्टिकल 4 भी जोड़ा गया था। तो इसका यही जो है लीडिंग केस इसलिए है कि इस केस के बाद
आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया था, अमेंड किया गया था इन 1951-52 में। दूसरा लीडिंग केस है डीपी जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत का। यह भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने आर्टिकल 15(4) में जो है सो एक चीज देखा है कि एजुकेशन के लिए, इन सब चीजों के लिए जो है यहाँ पे क्या किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो यहाँ पे लाया गया था। यहाँ पे चीफ जस्टिस थे बीके मुखर्जी और ये केस जो था 1955 का है। यहाँ पे महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज है। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जो था ये इंदौर में था और ये प्राइवेट कॉलेज हुआ करता था, जिसे बाद में मध्य भारत ने जो यानी कि जो कि मध्य भारत गवर्नमेंट ने जो है इसे बाद में ले लिया था, इसे टेक ओवर कर लिया था। टेक ओवर करने के बाद इन्होंने ये चीज कहा था कि जो मध्य भारत के सिटीजन हैं जो कि इस एरिया में रहते हैं उनके लिए, जो सिटीजन ऑफ बोनाफाइड ऑफ द कंट्री हैं, उन्हें फीस से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। बाकी जो भी रहेंगे उनके ऊपर 1300 और 1500 का फीस जो है लगाया गया था। इस केस में केस है महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य भारत। से रिगार्डिंग था, सॉरी केस का नाम क्या है, एप्लीकेंट इसमें ये नहीं थे, एप्लीकेंट डीपी जोशी। डीपी जोशी स्टेट ऑफ मध्य भारत का केस है। तो यहां पे क्या हुआ कि ये फीस बाकी के लोगों के लिए किया गया था और यहां पे क्या चीज ये था कि रिट पिटीशन फाइल किया गया फिर से अगेन आर्टिकल 32 इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया गया कि जो मध्य भारत गवर्नमेंट ने जो नया रूल बनाया हुआ है ये फी एग्जेम्पशन का, ये डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। इनका ये कहना था कि आर्टिकल 15 को वायलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 को भी वायलेट कर रहा है और 14 को भी वायलेट कर रहा है। 14 को कैसे वायलेट कर रहे हैं कि 14 में ये चीज है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, तो यानी कि सभी लोग लॉ के सामने में बराबर हैं, उस चीज को वायलेट हो रहा है। और आर्टिकल 15 का ये कहना था कि यहाँ पे जो है ये प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे, क्योंकि इस एरिया का जो बोनाफाइड सिटीजन नहीं है तो उन लोगों को फी लगेगी और बाकी लोगों को नहीं लगेगा, ये इनका कहना था। तो ये भी आर्टिकल 15 का जो है सो वायलेशन है। इसमें इशू क्या इन्वॉल्व हुआ था कि रूल रिगार्डिंग द डोमिसाइल ऑफ, अब देखिए यहां पे कहने को तो ये लगता है कि इन्होंने इंटरप्रिटेशन जो किया हुआ था, जो पिटिशनर थे डीपी जोशी, उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया हुआ था कि ये जो कहा गया था कि जो यहाँ के सिटीजन है, मध्य भारत के सिटीजन है, उनको फी नहीं लगेगी, तो इनको उसने जोड़ दिया था किससे, प्लेस ऑफ बर्थ से जोड़ दिया था, क्योंकि आर्टिकल 15 में स्पेसिफिकली मेंशन है प्लेस ऑफ बर्थ। जबकि यहां पे क्या चीज था कि बोनाफाइड सिटीजन का है, सिटीजन सिर्फ प्लेस ऑफ बर्थ या कहीं का कोई जो रहता है उससे चीज नहीं है। यहां पे क्या चीज कहा गया था कि रूल्स रिगार्डिंग द डोमिसाइल ऑफ द कैंडिडेट इन्फ्रिंज द फंडा। पहला इशू इसमें ये था कि डोमिसाइल की जो बात की गई है, जो कि इस केस में क्या था कि जो रूल निकला हुआ था फी एग्जम्पशन का जो रूल था वो डोमिसाइल बेसिस था। तो इनका ये चीज कहना था कि ये डोमिसाइल बेसिस जो रूल बनाया गया हुआ है एग्जम्पशन ऑफ फीस का, ये जो है आर्टिकल 15 का वायलेशन है एंड दे वर interpreting probably and relating it to the place of birth, but domicile and place of birth is absolutely different things. दूसरा था कि पेटिशनर इज एंटाइटल्ड टू रिट। उन्होंने तो कहा कि जो ठीक है फंडामेंटल राइट का एनक्रोचमेंट हुआ इसलिए हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अपीलेंट का कंटेंशन ये चीज था कि रूल जो इलेक्ट किया गया है वो आर्टिकल 15 का कंट्रावेंशन है और ये प्लेस ऑफ बर्थ की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट कर रहा है। एक चीज ये था। दूसरी बात यहां पे क्या कहता है कि क्लॉज ए एंड बी ऑफ द रूल विद रेसिडेंस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डोमिसाइल।
and it was argued that original domicile is termed in the rules could in substance mean only place of birth. मतलब कुल मिला के ये चीज देखिए, आप मोटी सी बात इसको देखें तो इसमें क्या किया गया था कि इसमें सिंपली प्लेस ऑफ बर्थ को इन्होंने डोमिसाइल से जोड़ दिया था, बट बेसिकली दोनों चीजें मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। प्लेस ऑफ बर्थ अलग चीज है, डोमिसाइल अलग चीज है। A writ prohibiting the collection of such capitation fees provide, तो इनका ये चीज कहना था कि ये गलत हुआ है। रिस्पोंडेंट का कंटेंशन यही चीज था कि भाई कोई भी जो लॉ बनाने की बात है, लॉ ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इसको इस तरह से आप इंटरप्रेट नहीं कह सकते हैं। लिटरली यहां पे जो क्या कि लिबरली द वर्ड लॉ माइट बी कंस्ट्रूड, इट शुड बी लिमिटेड टू व्हाट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द लेजिस्लेचर पावर, कैन नॉट कंपेयर व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव पावर। और दूसरा इनका ये चीज कहना था कि कैपिटेशन फीस जो किया गया है वो किस चीज पे किया गया हुआ था, वो किया गया हुआ है डोमिसाइल के बेसिस पे। कोर्ट ने इस मैटर को देखा और कोर्ट ने इनके भी बातों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, और ये भी जो है यहाँ पे रिट पिटीशन डिसमिस कर दिया गया। वहां पे यही चीज कहा गया कि भैया डोमिसाइल अलग चीज है और प्लेस ऑफ बर्थ अलग चीज है, इसलिए आप इसको इस बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली यही यहाँ पे कंक्लूजन निकला था। तो ये दो केसेस जो हैं ये थे आपके आर्टिकल 15(1) का। अब आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(3) में एक केस है, दैट इज यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। आर्टिकल 15(3) यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। दोस्तों आपने एक चीज ये देखा कि आर्टिकल 15(3) जो है उसमें स्टेट के लिए इनेबलिंग प्रोविजन है, दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक एनी प्रोविजन गिविंग प्रिविलेजेस टू वुमेन एंड चाइल्ड। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये राइट होता है, और इसी के बेसिस पे ये केस है। ये एडल्ट्री का केस था कि जो प्रोविजन ऑफ एडल्ट्री जो दिया गया हुआ है इंडियन पेनल कोड में, वो इनका ये चीज कहना था जिसमें कि ये जो प्रोविजन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये एज पर लॉ नहीं है। Appellant was prosecuted for adultery under section 497 IPC। आईपीसी के सेक्शन 497 के तहत जो है इन्हें ये क्या था, ही अप्लाई टू द हाई कोर्ट टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द सेक्शन 497। तो इन्होंने यही चीज कहा गया था कि जो सेक्शन इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 497 है एडल्ट्री से रिलेटेड, वो जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। सेक्शन 497 का यदि आप लास्ट सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें यह चीज कहा गया है कि 490 प्रोहिबिट्स द पनिशमेंट ऑफ वुमेन इवन एज एन अबेटर। नॉर्मली क्या चीज होता है, थोड़ा सा इसे इन जनरल लैंग्वेज में समझ लें। नॉर्मली क्या चीज है कि ये केस जो था यूसुफ अब्दुल अजीज का जो केस था, इसमें जो ये हुआ था कि नॉर्मली क्या होता है कि आप कई बार जो वाइफ हस्बैंड हैं, कई बार लेडी जेंट्स हैं, उनका पोस्ट मैरिटल अफेयर्स भी होता है। पोस्ट मैरिटल अफेयर्स होता है तो उस केसेस में यदि नॉर्मली पहले प्रोविजन ये हुआ करता था कि यदि कोई मैरिड लेडी है, उसे यदि किसी के साथ कोई रिलेशन है, कोई फिजिकल रिलेशन है, तो उसे पहले अपने हस्बैंड से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए बाद में सेक्शन 497 में यह चीज कहा गया कि जो भी वुमेन है, वुमेन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज द प्रॉपर्टी, सो इवन इफ शी इज बिहेविंग लाइक अबेटर, शी कैन नॉट बी टेकन कंसिडर्ड एज द गिल्टी ऑफ एबेट्री। उसे जो है यहां पे एडल्ट्री के लिए उसे आप ये चीज उसे आप
गिल्टी नहीं मान सकते हो, बिकॉज सी हैज हर ओन विश। वो अपने हिसाब से उसे जो पसंद आ सकता है या नहीं आ सकता है वो ये चीज कर सकती है। और इसलिए ये जो प्रोविजन दिया गया था, इस प्रोविजन को यहाँ पे चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लीडिंग केस था यूसुफ अब्दुल अजीज वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 15(4) स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकराम दुराईराजन का। दिस इज वन ऑफ द लीडिंग केस जिसके बाद बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी। आर्टिकल 15(4) में है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकराम दुराईराजन। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकराम दुराईराजन का केस जो है, ये एजुकेशनली रिजर्वेशन के ऊपर बनाया हुआ केस है, जिसमें आर्टिकल ये भी केस रिट पिटीशन जो है सो ये मद्रास हाईकोर्ट ने डाला था। पहले मद्रास हाईकोर्ट के अगेंस्ट में चंपकराम दुराईराजन ने डाला था, फिर स्टेट ऑफ मद्रास ने इस केस को फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट में डाला था। अब इसमें एक चीज आप देखें कि इसमें फैक्ट इस केस का क्या है। स्टेट ऑफ मद्रास के 4 मेडिकल कॉलेज थे और 4 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। इनके पास जो मेडिकल कॉलेज था, मेडिकल कॉलेज में इनके पास टोटल 330 सीट्स थे और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है वो 395 सीट्स थे। इन सीट्स को इन्होंने जो रिजर्व कर रखा था वो इस तरीके से कर रखा था कि जो स्टेट से बाहर के लिए के हैं उसमें मेडिकल मेडिकल कॉलेज जो था उसमें 17 सीट्स और इंजीनियरिंग कॉलेज में 21 सीट्स थे। डिस्क्रिशनरी अलॉटमेंट बाय जो स्टेट था वो दोनों ही केसेस में, इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में ही 12-12 सीट रखा था इन्होंने। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले इन्होंने क्या किया था, सीट्स जो था मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में था वो कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर के बेसिस पे सीट्स को बाइफरकेट किया गया था और हर एक 14 सीट जो है, एवरी 14 सीट्स बाय द सिलेक्शन कमिटी वाज फिल्ड अकॉर्डिंगली। तो रिमेनिंग सीट जो था तो उसमें से हर एक 14 सीट को इन्होंने क्या किया था, उसको जो बाइफरकेट किया था, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला था। उसका ये चीज था कि जो नॉन ब्राह्मण हिंदू थे, हिंदू में बट दे शुड नॉट बी ब्राह्मण, उनके लिए 6 सीट्स, बैकवर्ड हिंदू के लिए 2 सीट्स, ब्राह्मण्स के लिए 2 सीट और हरिजन्स जो थे उनके लिए 2 सीट, एंग्लो इंडियन एंड इंडियन क्रिश्चियंस के लिए 1 सीट और मुस्लिम्स के लिए 1 सीट। इस तरह से इन्होंने सीटों का बाइफरकेशन, हर 14 सीट्स को इस तरह से इन्होंने बाइफरकेशन किया था। तो क्या था, नॉन ब्राह्मण के लिए 6, बाकी बैकवर्ड हिंदू जो थे उनके लिए 2, ब्राह्मण्स जो थे उनके लिए 2, हरिजन के लिए 2, एंग्लो इंडियन के लिए 1 और मुस्लिम्स के लिए 1 सीट इन्होंने अपने जीओ निकाल करके किया था। श्रीमती चंपकराम दुराईराजन जो थी, श्रीमती चंपकराम दुराईराजन, इन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल किया हाई कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में इन्होंने जो है सो एप्लीकेशन फाइल किया। इस एप्लीकेशन में इन्होंने तो सबसे पहला कहा कि भाई स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस। तो ये इस तरह से आर्टिकल 15(1) में जो लिखा हुआ उसका तो वायलेशन है, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने कहा आर्टिकल 29(2) जो है ये भी वायलेट हो रहा है कि आप किसी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कोई प्रोफेशन जो है उस चीज को एडॉप्ट करने से। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये गवर्नमेंट ऑर्डर जो है इसको तो क्रैश किया जाए, इसे हटाया जाए। श्रीमती चंपक दुराईराजन ने अपने एप्लीकेशन के लिए जो नहीं अप्लाई किया हुआ था, ये जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में इन्होंने खुद जो नहीं अप्लाई किया हुआ था, लेकिन यहां पे रिट पिटीशन फाइल किया था। So the matter was not disputed, but the court did not highlight the point. फर्दर जो था श्री श्रीनिवासन थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, इन्होंने अप्लाई किया हुआ था। इन्होंने भी सेम मैटर जो है यहां पे किया था।
कि जिन्होंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में किया था, इन्होंने रिट ऑफ ने फाइल किया कि रिट ऑफ मेंडेमस जो है यानी कमांड वाला, वो गवर्नमेंट को इस उन्होंने भी यही चीज कहना था कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 29(2) इस चीज का वायलेशन हो रहा है, तो आप इस गवर्नमेंट ऑर्डर को नलिफाई करें। श्रीनिवासन ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास किया था और उन्होंने जो है सो 450 मार्क्स के एग्जाम में से 369 मार्क्स सिक्योर किया था। हाई कोर्ट ने जो है सो यूजिंग द सेम जजमेंट अलाउड हर एप्लीकेशन एंड द स्टेट फाइल्ड एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन। मींस कि जो मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था इनके फेवर में आया। मद्रास हाई कोर्ट ने इन लोगों को कहा कि हाँ ठीक है भाई, तुम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये आर्टिकल 15 का आर्टिकल 29 का जो है वायलेशन हो रहा है, तो इस वजह से ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो नलिफाई किया जाए, उसे वॉइड किया जाए। अब इनसे दुखी होकर के, मद्रास हाई कोर्ट के ऑर्डर से दुखी होकर के जो ये कॉलेज था, ये कॉलेज मूव किया कहां, स्टेट ऑफ मद्रास जो है सो कहां मूव किया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो आया, इन्होंने जो है सो यहां पे फिर से चंपक रामदोराई राजन जो थे, ये रेस्पोंडेंट्स थे, इन्होंने कहा क्या कि आर्टिकल 46 जो है ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जो आर्टिकल 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और आर्टिकल 4 में, सॉरी पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो इन्होंने ये चीज कहा था कि स्टेट पॉलिसी है और ये किसी भी कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होता है, लेकिन प्रोविजन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में जो दिया गया हुआ है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी ये डायरेक्शन तो डीपीएसपी ही देता है। तो उसे जो है इस तरीके से काम करना चाहिए और इसे जो है सो आप कम इंपॉर्टेंट नहीं मान सकते हैं। इसीलिए इन चीजों को अप्लाई किया जाएगा किसी भी रूल, किसी भी लॉ को बनाते टाइम। अब जजमेंट का बात देखें तो ये यहां पे क्या चीज कहा गया कि जो क्लासिफिकेशन है कि कम्युनल जियो, ये ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट, ये तो है, इसमें तो कोई बात नहीं है, ये चीज है। क्लासिफिकेशन इन द कम्युनल जियो इज एन एब्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज क्लियर वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 29। तो इन्होंने क्या चीज कहा कि भाई ये तो गलत है और ये 29(2) क्योंकि इन लोगों ने जो बात हुई थी उसमें यही चीज कहा गया था कि आर्टिकल 15(1) और आर्टिकल 29(2) का वायलेशन है। तो गवर्नमेंट यहां पे भी कोर्ट ने क्या कहा कि बिल्कुल सही बात है, 29(2) का तो यहां पे वायलेशन किया जा रहा है। फिर यहां पे ये चीज कहा गया कि आर्टिकल 37 क्लियरली कहता है कि डीपीएसपी जो है नॉन एनफोर्सेबल है इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बट सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फंडामेंटल राइट पे ये चीज कहता है कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज sacrosanct and the directive principle have to conform to run subsidiary to the chapter of fundamental rights. Fundamental rights are superior to the DPSP. तो यहां पे क्या चीज है कि 29 का तो वायलेशन हुआ, फंडामेंटल राइट हमेशा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ऊपर होता है, तो डीपीएसपी से ये भी ऊपर है। एपेक्स कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो इस तरह से स्टूडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है किसी भी आधार पे। तो ये कुल मिला के ये बड़ा ही लीडिंग केस माना जाता है और उसके बाद से इस तरह का कोई भी गवर्नमेंट जो है इस तरह से किसी भी चीज का जो डिस्क्रिमिनेशन करना चाहे कम्युनल बेसिस पे और कोई ऑर्डर निकाले इस तरह का, वो ऑर्डर वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड दैट इज ऑल्सो, ये हर एग्जाम में इस केस के बारे में डिस्कशन आता है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट केस है आर्टिकल 15(4) का ही, दैट इज एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। यह भी बड़ा पुराना केस है। फैक्ट की बात हम करें
तो 1958 में 26 जुलाई 1958 में मैसूर गवर्नमेंट ने, स्टेट ऑफ मैसूर, गवर्नमेंट ऑफ मैसूर ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें ये चीज कहा गया था, ऑल द कम्युनिटीज एक्सेप्ट द ब्राह्मण कम्युनिटी, एक्सेप्ट द ब्राह्मण कम्युनिटी इन द कैटेगरी ऑफ एजुकेशनली एंड सोसाइटी बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। मीन्स की ब्राह्मण के अलावा बाकी कोई भी जो है सो फॉरवर्ड है ही नहीं, ये इन्होंने कहा था, सिर्फ ब्राह्मण कम्युनिटी की जो है वो फॉरवर्ड है। The said order reserved 75% of the total seats in the educational institution for these communities. पहली बात तो इन्होंने क्या कहा कि एक्सेप्ट ब्राह्मण सारे के सारे जो है बैकवर्ड क्लासेस में हैं, in the category of educationally backward and socially backward class, scheduled caste and scheduled tribe. दूसरी बात इन्होंने क्या कहा उस ऑर्डर के थ्रू कि जितने सीट्स हैं 100 हैं तो 100 में से 75 यानी 75% सीट को इनके लिए रिजर्व कर दिया गया। तीसरी बात इसमें है क्या कि बहुत सारे अदर ऑर्डर्स भी जो हैं कि सिमिलर स्कीम्स बट वेरिंग परसेंट ऑफ रिजर्वेशन वर पास्ड इन द फॉलोइंग इयर्स। आगे चल के इन्होंने इसी तरह का ऑर्डर निकाला और अलग अलग रिजर्वेशन का जो क्वांटिटी को लेकर के इन्होंने ऑर्डर निकाला। ये सारे ऑर्डर को चैलेंज किए गए और इसे खत्म किया गया। ये जितने भी इस तरह के ऑर्डर निकले थे वो खत्म किया गया। अब फैक्ट इसका देखें, मैसूर गवर्नमेंट वंस अगेन, तब तो किया 1958 में, उसके बाद चलता रहा, सारे जो है क्रैश होते रहे। फिर इन्होंने 1962 में उन्होंने क्या किया कि प्रीवियस ऑर्डर को लेते हुए रिजर्वेशन ऑफ सीट का जो था, इन्होंने आर्टिकल 15(4) में इन्होंने एक बड़ा मजेदार काम कर दिया कि एक जो है सो तो बैकवर्ड क्लास है, इन्होंने फिर दूसरा आगे क्या किया कि मोर बैकवर्ड क्लास भी बना दिया। यानी कि पहले क्या किया था कि ब्राह्मण के अलावा सभी बैकवर्ड क्लास है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है, 25% सीट रिजर्व कर दिया था, वो क्रैश हो गया। फिर 62 में इन्होंने क्या किया कि जो है सो बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लास बना दिया और 68% सीट रिजर्व कर दिया। 68% सीट जो रिजर्व किया फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द स्टेट इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में। ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ मैसूर बाद फिर से चैलेंज हुआ। 23 पिटिशनर ने इसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 32 के तहत इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के फंडामेंटल राइट के एनक्रोचमेंट के लिए रेट पिटिशन फाइल कर दिया। इनमें से जो 23 पिटिशनर थे, 6 तो एप्लीकेंट थे एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेज में, या तो मैसूर यूनिवर्सिटी या कर्नाटका यूनिवर्सिटी में, और 17 ऐसे ये थे प्री प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए, और 17 जो थे वो बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग के लिए जो है वो उसके लिए एप्लीकेबल थे। इसमें इशू क्या इन्वॉल्व था? इशू इन्वॉल्व था कि इम्पॉइंड ऑर्डर वाज राइटली इशूड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 15(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये आर्टिकल 15(4) का जो है वायलेशन है या नहीं है, क्या ये सही जो सो ऑर्डर निकाला गया है, पहली बात। दूसरी बात यहां पे कहा गया था कि भैया ये क्या होता है बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास। और तीसरी बात कहा गया था कि क्या 68% ऑफ सीट्स जो है रिजर्व होना चाहिए। 3 बातें थी। पहली बात क्या थी कि क्या ये ऑर्डर जो है आर्टिकल 15(4) का के हिसाब से सही है। दूसरी बात कहा गया कि बैकवर्ड क्लास को फर्दर बाइफरकेट करना किस हद तक सही है। और तीसरी बात कहा गया कि क्या 68% ऑफ सीट्स रिजर्व रखना ये चीज जो है सो सही है। ये 3 इशू हुआ। अब पिटिशनर का कंटेंशन क्या था? पिटिशनर का कंटेंशन था कि बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर आर्टिकल 15(4) स्टेट को सबसे पहले इनका ये कहना है था कि जो सो भाई तुम जो है सो कोई ऑर्डर यदि पास कर रहे हो तो सबसे पहले तो तुम्हें ये करना चाहिए, कमीशन बिठाना चाहिए। कमीशन बिठाना चाहिए था आर्टिकल 14 में, और ताकि उस पे जो है सो आप ये डिसाइड कर पाओ कि जो है सो वो आपको अपना रिपोर्ट दे, उस रिपोर्ट पे डिसाइड कर पाए कि बैकवर्ड क्लास कौन है कौन नहीं है। फर्दर उस रिपोर्ट को आपको भेजना चाहिए, किसको? प्रेसिडेंट को भेजना चाहिए। प्रेसिडेंट उसके बाद उसमें देखेगा, उसे जो है सो बोथ हाउसेज ऑफ, इनका जो है सो जो था कि ये ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए कि बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में उसे रखेगा और वहां पे मेमोरेंडम एक्सप्लेन करेगा एक्शन लेने से पहले। यानी कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लास कैन ओनली बी मेड बाय द प्रेसिडेंट।
तो ये इनका कंटेंशन था कि ऐसे नहीं है कि आप जो है सो गवर्नमेंट को जब मन हुआ तब ये कर दे। तो इशूज इनके आप समझ गए। फिर इन्होंने कहा कैसे कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने कहा क्या कि आपको तो सबसे पहले जो है सो इसके लिए एक कमीशन बनाए, कमीशन अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे, प्रेसिडेंट जो है सो उसको जो है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में रखे, और उसके बाद जाके मतलब इस तरह से कोई लॉ बनाना हो, इस तरह से कोई ऑर्डर निकालना हो, तो उसके लिए प्रेसिडेंट ही सक्षम अधिकारी है, ही इज ओनली द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इस तरह से इन्होंने क्या कहा कि स्टेट जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट है तो स्टेट जो है वो इनकॉम्पिटेंट है आर्टिकल 15(4) के लिए या किसी भी जो है सो यहां पे ऑर्डर निकालने के लिए। फर्दर ये चीज कहा गया है यदि स्टेट जो है सो कोई स्पेशल प्रोविजन बनाता भी है अंडर आर्टिकल 15(4), यदि स्टेट कोई ऑर्डर बनाता भी है, ये तभी हो सकता है कि ये जो है सो एक लॉ के तहत हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा ये चीज नहीं होना चाहिए। फर्दर इनका क्या चीज कहना था कि इन एब्सेंस ऑफ रिजर्वेशन, यदि रिजर्वेशन नहीं होता तो सीधी सी बात ये चीज है कि ये लोग उसमें ज्यादा सक्सेस होते, उन्हें एडमिशन मिल सकता था रिस्पेक्टिव कॉलेज में जहां पे उन्होंने अप्लाई किया है। पिटिशनर ने यह भी चीज कहा कि क्राइटेरिया जो यहां पे लिस्ट में दिया गया सोशली एंड बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का, वह अनइंटेलिजिबल एंड इरेशनल, कि ये इसमें कोई दिमाग लगाया नहीं गया है और ये आर्बिट्रेरी तरीके से कर दिया गया है। फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस नॉट विद इन द पार्ट परव्यू ऑफ आर्टिकल 15(4) एज वेल। तो यहां पे क्या चीज है, तो सिंपली क्या चीज था, एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जाके डिसीजन दिया कि कंटेंशन ऑफ द पिटिशनर इज ओनली द प्रेसिडेंट, मतलब कि जो सोचे प्रेसिडेंट ही जो है सो ऑर्डर ये लॉ बना सकता है, ये तो गलत है भाई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेसिडेंट ही बना सकता है अंडर 15(4). हु कैन पास एन ऑर्डर, ये पिटिशनर ओनली ये इसको रिजेक्ट किया, बेसिकली इसको रिजेक्ट किया। दूसरी बात कहा कि कमीशन का जो अपॉइंटमेंट होना है ये आर्टिकल 15(4) की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जो है सो पहले कमीशन अपॉइंट करोगे, फिर उसके बाद जाके बैकवर्ड क्लास और शेड्यूल कास्ट, ये सब चीजें जो आप डिसाइड करोगे। फर्दर कहा कि कोर्ट ने ये चीज कहा कि पिटिशनर आर्ग्यूमेंट स्पेशल प्रोविजन 50 कुड नॉट बी मेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, ये भी अनरीजनेबल है, इससे भी आपको कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 15(4) गिव्स द पावर ऑफ मेकिंग सच प्रोविजन टू द स्टेट। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट को ऑर्डर में पावर दिया गया है कि वो इस तरह से प्रोविजन बना सकता है। और आर्टिकल 12 के हिसाब से जो स्टेट है, स्टेट की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एज वेल एज द लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। तो ये कुल मिलाकर इनकी जो बातें थी, ये बातें जो है यहां पे इनका एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। इन्होंने क्यों जो है इनकी बातों को जो है ये चीज किया कि कोर्ट ने जो है जो ऑर्डर था उसको इनवैलिड लेकिन किया, इनके कंटेंशन जो थे वो तो यहां पे एंटरटेन नहीं किए गए, लेकिन उस ऑर्डर को इनवैलिड किया गया। उसके रीजंस हैं। सबसे पहला ये चीज था कि बैकवर्ड क्लास जो है ये सोनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट है। कास्ट इन्होंने किया था इस ऑर्डर में कि इन्होंने बैकवर्ड क्लास को जो है कास्ट के बेसिस पे कर दिया था। तो एक तो वो चीज है। दूसरी बात यहां पे कहा था कि टॉक्स ओनली अबाउट क्लासेस एंड नॉट कास्ट। जो आर्टिकल 15(4) में आपने देखा प्रोविजन भी जो है
कि वहां पे क्लास की बात की गई है, ना कि कास्ट की बात की गई है। बैकवर्ड क्लासेस क्लासेस सब जगह पे ये बात की गई है, कास्ट की बात नहीं की गई है। तो इसीलिए इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया था, बोला था कि ब्राह्मण के अलावा सभी लोग जो है क्या है, बैकवर्ड क्लास में है। तो बैकवर्ड क्लास में ब्राह्मण के अलावा, यानी इन्होंने कास्ट के बेसिस पे कर दिया गया था, इसलिए भी इनका ऑर्डर गलत है। तीसरी बात यहां ने क्या कहा था कि दो कास्ट इज रेलिवेंट फैक्टर। ठीक है, कास्ट रेलिवेंट फैक्टर है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को हमारे यहाँ पे बहुत ये चीज किया गया है, और शेड्यूल का कास्ट होने की वजह से बहुत तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है वो चीज भी प्रिवेल करता है हमारी सोसाइटी में, और उस टाइम में तो बहुत ज्यादा किया करता था। आज कुछ हद तक चीजें ठीक भी हुई है। तो ये यहां पे कहा गया कि कास्ट है इंपॉर्टेंट, बट कास्ट को ही सिर्फ कंसीडर करके आप ये चीज नहीं कर सकते हो, और इसलिए इसमें जो फाइनेंशियल पोजीशंस हैं, जो एजुकेशनल सिचुएशंस हैं, जो सोसाइटी का सोशल सिचुएशंस हैं, उन सबको भी कंसीडर किया जाना चाहिए था। आर्टिकल 15 में जो है, कैन नॉट बी ईदर सोशल और एजुकेशन बट इट इज हैज टू बी बोथ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है सो आप ये दोनों में से भी सिर्फ सोशल या एजुकेशनल है, इसी चीज पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आपको दोनों ही चीज को कंसीडर करना पड़ेगा, तभी जो है यहां पे क्या चीज हो सकता है कि इसे माना जाएगा। वेदर ए क्लास इज बैकवर्ड और नॉट इज, ये तो कॉम्प्लेक्स है, तो सबको चीज पता है कि जो point to ascertain the basis of caste and hence the court declared the impugned order to be bad। तो सीधी सी बात है कि कास्ट के बेस पे नहीं होगा, ये चीज हम लोग पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सब क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये भी गलत है, कि मोर बैकवर्ड क्लासेस की जो बात कर रहे हैं ये भी चीज गलत है। प्रेजेंट केस में स्टेट इंक्लूडेड ऑल दोस कास्ट एंड कम्युनिटी द कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड क्लास हुज एवरेज ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन पर 1000 वाज स्लाइटली अबव, यानी कि जो सीधी सी बात ये चीज कही है कि जो है एवरेज ड्यू टू विच 90% ऑफ द टोटल स्टेट पॉपुलेशन फेल इन द कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। तो इन्होंने कास्ट के बेसिस पे नहीं लिया, इन्होंने जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड के बेसिस पे लिया, और कोर्ट ने इस ऑर्डर को गलत करार दिया। तो ये जो था स्टेट ऑफ मैसूर का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था इस चीज को, और ये 68% के सीट को जो उन्होंने उस चीज को भी गलत बताया। प्रोवाइड इन ऑर्डर टू एडवांस द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बाकी उसके बाद जाके कोर्ट की अपनी जो है फिर जो टीचिंग थी, प्रीचिंग थी, वो चीजें जो है उसमें दिया गया था, और इसे 50% तक जो है इन्होंने सजेस्ट किया कि इसे रेस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। फर्दर हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, इंदिरा साने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1992 में हुआ था। इंदिरा साने एक लीडिंग जो है लॉयर थी, इनके साथ और भी लोग थे, जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत सारे नानी पालखीवाला थे, के वेणुगोपाल थे, ये सब जो है काफी लीडिंग काउंसिल थे, और इन लोगों ने केस किया था। यदि इनका कंटेंशन था, तो कंटेंशन में इनकी सबसे पहली बात क्या चीज थी कि रिजर्वेशन से जो है, पहले इन्होंने तो रिजर्वेशन को ही विरोध किया कि रिजर्वेशन से इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, रिजर्वेशन यदि आपको देना ही है तो पहले सेंसस, जो लेटेस्ट सेंसस है उसके आधार पे दे, पुराने सेंसस के आधार पे ना दे, क्योंकि उसके आधार पे एक्चुअल फाइंडिंग्स नहीं आ सकती है। तीसरी बात इन्होंने कहा कि कास्ट को तो बेस बनाया ही ना, कास्ट को यदि बेस बनाएंगे तो इससे जो होना है, आपको बनाना है तो एजुकेशन को बनाइए, सोशल कास्ट सिस्टम को बनाइए, इन फैक्टर्स को, इकोनॉमिक फैक्टर्स को बनाइए, और इन्होंने जो मंडल कमीशन का जो आया हुआ था रिपोर्ट, उसे भी चैलेंज किया था। रेस्पोंडेंट का जो कंटेंशन था इंदिरा साने केस में, ये चीज कहा गया था कि रिजर्वेशन बेस्ड ऑन द मंडल कमीशन जो था वो बहुत जरूरी था, ताकि बैकवर्ड क्लास को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट के लिए जरूरी था। इसीलिए इसे तो किसी भी तरीके से जो है नहीं गलत बताया जा सकता, इसको यूजलेस नहीं कहा जा सकता है। मंडल कमीशन रिपोर्ट जो था वो फर्स्ट माइनॉरिटी कमीशन जो था, काका केलकर कमेटी का रिपोर्ट जो था, उसी का कंटिन्यूएशन है, ये कोई अपने आप में पहला नहीं है। एंड द फर्स्ट माइनॉरिटी कमीशन रिपोर्ट हैड आल्सो रिकमेंड पॉजिटिव स्टेप्स टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। फर्दर इसमें ये आर्गुमेंट दिया गया था कि ड्यू केयर एंड वैरायटी ऑफ थॉरो टेस्ट हैड बीन यूज्ड बाय द, मतलब मंडल कमीशन के लिए कहा गया था कि इन्होंने सब कुछ सही किया था। जो पहला कमीशन था माइनॉरिटी कमीशन का, काका केलकर कमेटी का जो था, उस चीज को जो है उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो मंडल कमीशन जो है इन्होंने सारे जो प्रूडेंस हैं उन सबको यूज किया है, और उसने जो है बैकवर्ड क्लास के अपलिफ्टमेंट के लिए इसे जरूरी माना है, और वो 1931 के सेंसस को नहीं लिया था, 1961 के सेंसस को लिया था।
contention of the petitioner that constitution was being rewritten by the Mandal Commission. इनका ये चीज कहना था, the report was formed under Article 3 with the assent and under the authority of the President of India. अब इंदिरा साहनी का जो केस था उसका डिसीजन क्या था? 9 जजेस के बेंच जो है सो इस केस में बैठे हुए थे, जिसमें से 6:3 के मेजोरिटी में इस केस को डिसाइड किया गया था। ब्रीफ समरी हम यदि देखें तो इस केस का डिसीजन क्या था कि जो बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन्स है उनको कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड नॉट जस्ट ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड। इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी द सोल आइडेंटिफायर। आपने देखा कि इनका यह चीज कहना था कि भाई आप जो है सो कास्ट के बेसिस पे नहीं करो, आप जो है सो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप इकोनॉमिक फैक्टर पे अदर फैक्टर्स में देखो, जबकि इसमें यह चीज कहा गया कि नहीं, यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो सोल ग्राउंड नहीं हो सकता आइडेंटिफाई करने के लिए अंडर आर्टिकल 16(4). इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ पावर, the identifying examination to determine backwardness should be objective and not a subjective one. आर्टिकल 16(4) की बात की जाए तो वो एक अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है और वो आर्टिकल 16(1) का एक्सेप्शन नहीं है। आर्टिकल 16 जब हम पढ़ेंगे तब उसको और डिटेल में देखेंगे। ये केस आर्टिकल 15 एज वेल एज आर्टिकल 16 के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 16(4) की बात करें हैं तो यहां पे ये चीज कहता है कि दिस इज एग्जॉस्टिव इन नेचर रिगार्डिंग रिजर्वेशंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस ओनली। 16(1) परमिट करता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड रिजर्वेशन फॉर अदर क्लासेस। सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 15(4) जो है वो बैकवर्ड क्लास अंडर आर्टिकल 16(4) से डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। जब हम आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो और डिटेल में ये चीज समझ में आएगा, फिर हम वहां पे कंपैरिजन भी कर सकते हैं 15(4) का और 16(4) का। आर्टिकल 16(4) जो परमिट करता है सब क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस, तो वो चीज अभी हमने देखा कि उस चीज को मना किया गया, लेकिन आर्टिकल 16(4) क्या कहता है, कैसे कहता है, वहां पे हम लोग देखेंगे। क्रीमी लेयर जो है कैन बी एंड मस्ट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, तो ये कॉन्सेप्ट यहां पे चलता है फॉर द पर्पसेज ऑफ रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16(4). फर्दर रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो आज के डेट में भी चल रहा है। और दूसरी बात क्या है, फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेशन द कैरी फॉरवर्ड रूल वैकेंसीज आर फिल्ड इन द अपकमिंग ईयर, द 50% सीलिंग शुड नॉट बी ब्रीच्ड। ये 50% का किसी भी साल में कभी भी जो है सो ब्रीच नहीं होना चाहिए। देयर शैल बी नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में किसी तरह का कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो ये आपने देखा आर्टिकल 15(4) में जो है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकराम दुरायराजन, एमआर बालाजी एंड स्टेट ऑफ मैसूर और इंदिरा साहनी का जो केस है, जिसमें से ये तीनों केस इसलिए मैंने डिस्कस किया यहाँ पे कि इंदिरा की ये काफी इंपॉर्टेंट केस है, स्टेट ऑफ मद्रास भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इंदिरा साहनी का भी केस बहुत इंपॉर्टेंट है और एमआर बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का भी केस है कि रिजर्वेशन आर्टिकल 15(4) से रिलेटेड ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।